CBSE NCERT क्लास 10 साइंस। तो अब हम लोग बायो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 1 है, इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, NCERT के हैं, इसको हम लोग थोड़ा रीड करते हैं। अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव and some animals can breathe without visible movement. So using visible movements as the defining characteristic of life is not enough. तो पहले जनरली हम लोग जो मूव करता था, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको ही हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते थे। प्लांट्स मूव नहीं करते थे, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चले, है ना, वो भी मूव नहीं करते हैं। कोई विजिबल मूवमेंट हमारे पास नहीं होती है वायरसेस की, ठीक है। तो जब वो इन्फेक्ट करते हैं तभी हम लोग उनकी मूवमेंट और फिर इफ़ेक्ट देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, पर हमें उनकी बॉडी इतनी मतलब हिलती नहीं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो लिविंग नहीं है। तो सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ मूव करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इनफ नहीं है। Viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो जो वायरसेस होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं जब तक कोई वो सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं या इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ मानते हैं कि वो अलाइव होते हैं, कुछ मानते हैं वो डेड होते हैं, मतलब अलाइव नहीं होते हैं, क्योंकि वो कंडीशन के अनुसार दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट शो भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। What are life processes? Give examples. So the processes which together perform the repairment and maintenance functions of the structures in organisms are known as life process। आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हमारे जीने के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हमें खाना चाहिए, फिर रेस्पिरेशन होता है, इसमें ब्रीदिंग होता है, और फिर हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है बाय द केमिकल प्रोसेसेस। चैप्टर 1 में भी हमने देखा था, रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी मूव करती है, मतलब काम करती है। तो जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, चाहे हमारी बॉडी में हो या एनिमल्स की बॉडी में हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में हो, प्लांट्स में हो, तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस नीड्स एनर्जी। तो जो ये मेंटेन होता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और ये एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी ये हमें लेनी पड़ती है एनर्जी। अगला है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। The process of transferring of energy from a source of energy outside the body of the organism, that is food, to the inside is known as nutrition। तो जब हम लोग एनर्जी इनटेक करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड, हम लोग फूड खाते हैं, तो फिर रेस्पिरेशन से वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और भी सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं धीरे धीरे। इसके ऊपर रिएक्शन से हमें बायो में पढ़ना है इसे। 11th-12th में जब बायो सेपरेट हो जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेपरेट हो जाएंगी, तो हमें बायो में इसे अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है। तो यही जो होता है पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू इनसाइड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब हम लोग नोट देखते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लाइफ होती है हमारी बॉडी जो बनी होती है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से मैक्सिमम बनी होती है। तो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो जो फूड सोर्सेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, पूरा प्रोसेस होता है इसका, जो हमें बाद में डेप्थ में स्टडी करना है। तो मैंने कुछ लाइन से लिए, NCERT में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ में समझाएगा। आप NCERT रीडिंग ज़रूर करिएगा, स्पेशली बायो में तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता है, सांस लेने को सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। सांस में जो ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स एब्जॉर्व करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो उससे जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे जब ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन में, जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन का, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है जिससे सेल्स हमारे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो इस पर पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? गिव एग्जाम्पल। तो ये हमारा 3 था, तो पहले हम लोग 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा 4th। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन?
The food and oxygen taken up at one place in the body of the organisms need to be transported to all the parts of the body. तो हमने ऑक्सीजन लिया, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ हुई, तो वो एनर्जी हमें हर बॉडी पार्ट को चाहिए, तो क्या होता है, इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. The transportation system carries food and oxygen from one place to another in the body. अब हम लोग देखते हैं what is excretion, explain in brief. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. तो जब हम लोग एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनमें से प्रोटीन्स और जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो यूजलेस होते हैं सेल्स के लिए, और अगर रहें हमारे अंदर तो वो हमें हार्म भी कर सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं. दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो हमारी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. अगला हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन. व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स. तो हमने आवर एनवायरनमेंट में भी देखा था ऑटोट्रॉप्स के बारे में. ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया हो गए. अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो फूड को इनटेक करें. एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे हमारे पास लंग्स होता है, इनटेक ऑफ फूड के लिए माउथ होता है, पूरा हमारा कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, डाइजेशन के लिए होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए होता है, इंटेस्टाइन होता है, और भी एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं. तो मल्टी सेलुलर में पूरा एक स्पेशलाइज्ड आपका मेथड होता है, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं. लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते जो अलग अलग काम करें, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. तो जो इंटायर सरफेस होता है वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं. In multicellular organisms, all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment, ठीक है. जैसे हमारा कवर होता है पेट, लंग्स, इन सब में कवर होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में वो नहीं रहते हैं. द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स. तो सिंपल जो डिफ्यूजन होता है, लेना देना होता है इन्वायरमेंट के साथ, वो डायरेक्टली हमारा नहीं हो पाता है, पर सिंगल सेल में ऐसा हो जाता है. व्हाट आर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट्स दैट ब्रेक complex substances into simpler substances before they can be used for the growth of the body. For example, salivary amylase. तो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और हमारी बॉडी फिर उनको यूज़ करती है ग्रोथ के लिए. व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स. हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो या तो डायरेक्टली जैसे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं. तो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे एनिमल्स और फंगाई. अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस. आप रीडिंग ज़रूर करिएगा एनसीईआरटी की. आप और भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आप मिनिमम ज़रूर रीड करिएगा, एक एक लाइन. हो सकता है हर चीज़ समझने है, कोई दिक्कत नहीं, आप रीडिंग ज़रूर करिएगा. आगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको धीरे धीरे समय के संग ये सब बातें समझ में आएंगी. अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस में. तो ये एक मेथड होता है जिससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो आउटसाइड से वो क्या करते हैं, जैसे मतलब गैसेस लेते हैं, ठीक है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में सनलाइट होता है, उनके पास क्लोरोफिल होता है. तो कुछ चीज़ें वो बाहर से लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल उनके पास होता है, सनलाइट लेते हैं, तो इससे वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और फिर इसे स्टोर करते हैं. तो CO2 H2O टेकन इन सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होते हैं उनको जो प्लांट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. हमारी बॉडी में ऐसा भी एक ऐसा स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन, है ना, वो लोग देखेंगे, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. इंटरनल रिजर्व होते हैं. क्लास 12 में बायोमॉलिक्यूल्स एक चैप्टर आता है, उसमें अच्छे से हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ता है. केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल्स में हमें इसे देखना पड़े. 12th का चैप्टर है. तो 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6, that is glucose, plus 6 O2 plus 6 H2.
तो फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं ये एक के बाद एक हो, ऐसे ही प्रोसेस में हो, ऐसे ही स्टेप्स में हो, पर 3 जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। Then light energy is changed into chemical energy, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। उसके बाद reduction of carbon dioxide to carbohydrates। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटेक करता है, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस किया जाता है। These steps need not be taken one after the other immediately। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स, तो जैसे हमारे पास डेजर्ट प्लांट्स है ना, इमीडिएटली हम फुल स्टॉप हो जाएगा। डेजर्ट प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले CO2 एक नाइट वो लोग लेते हैं, नाइट में CO2 को लेते हैं, फिर एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं क्योंकि नाइट में उन्हें सनलाइट नहीं मिलती है, तो CO2 को लेकर एक इंटरमीडिएट वो लोग प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर डे में जब क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उससे फिर ये इंटरमीडिएट पे एक्ट करते हैं और फिर फूड का प्रिपरेशन होता है। सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता था, वैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होता है कुछ एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। तो अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ लें, उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ सेल्स मिलेंगे, कुछ ग्रीन डॉट्स मिलेंगे। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दीज ग्रीन डॉट्स और क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो इन्हीं जो हमारे पास ग्रीन डॉट्स होते हैं, इनमें हमारा क्लोरोफिल होता है ना। ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक बार आप इनके प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा, क्योंकि बायो में बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, लैटिन ग्रीक इनके रूट्स आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड रूट, तो हमें ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान रखिएगा। दीज ग्रीन डॉट्स और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, तो ये वो लीव्स होते हैं दैट डिस्प्लेज मल्टीपल कलर्स ऑफन ग्रीन एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर लाइक वाइट, येलो एंड पिंक। तो ये वो लीव्स होते हैं जो ग्रीन तो शो करते हैं जनरली, पर उनके संग और भी कलर्स ये शो करते हैं, जैसे वाइट हो गया, येलो या पिंक, इनको वेरीगेटेड लीव्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं कुछ आप उनको रीड कर सकते हैं, NCERT में एक्टिविटीज़ हैं। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग स्टोमेटा, इसका ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर स्टोमा होता है। तो सिंगुलर प्लूरल का कोई बेसिक जैसे एस लगा के प्लूरल फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है जनरली बायो में, कई सारे इसमें प्लूरल थोड़े अलग अलग से होते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में, अपने कॉपी में एक अलग जगह ऊपर या साइड में नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टोमाटा के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट किया, इसके बाद में ब्रीफ में स्टडी किया। आप NCERT रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे।